नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय 6 आगे शुरू करते हैं। रियल एस्टेट की परिभाषा। मैं एक बार फिर बता दूं कि धन को देखने के लिए आपको अपनी आँखों का नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए आपको शब्दों की असली परिभाषाओं और अंकों के तंत्र की जानकारी होना चाहिए। अब तक आप संपत्ति और दायित्व के अंतर को समझ गए होंगे और मॉर्टगेज शब्द की परिभाषा को भी, जो मृत्यु पर्यंत अनुबंध होता है, और फाइनेंस शब्द को भी, जिसका मतलब दंड होता है। अब आप रियल एस्टेट और लोकप्रिय वित्तीय साधन डेरिवेटिव्स शब्द के उद्गम के बारे में भी जान लें। कई लोग सोचते हैं कि डेरिवेटिव्स कोई नई चीज़ है, परंतु वास्तविकता में वे सदियों पुराने हैं। डेरिवेटिव की आसान परिभाषा है कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से उत्पन्न होती है। ऑरेंज जूस डेरिवेटिव का एक उदाहरण है। ऑरेंज जूस ऑरेंज यानी नारंगी का डेरिवेटिव है। मैं सोचता था कि रियल एस्टेट का अर्थ रियल यानी वास्तविक है, अर्थात एक मूर्त चीज़। मेरे अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि इसका उद्गम दरअसल स्पेनिश शब्द रियल से हुआ है, जिसका अर्थ है रॉयल यानी शाही होता है। अल कैमिनो रियल का अर्थ है शाही सड़क। रियल एस्टेट का अर्थ है शाही जायदाद। जब 1500 के आसपास कृषि युग समाप्त हुआ और औद्योगिक युग की शुरुआत हुई तो शक्ति भूमि और कृषि पर आधारित नहीं रह गए। सम्राटों ने महसूस किया कि उन्हें बदलना होगा, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों की वजह से किसान भूमि के मालिक बन गए थे। तब सम्राटों ने डेरिवेटिव्स की रचना की, जैसे भूमि के स्वामित्व पर टैक्स और मॉर्टगेज, जिन्हें चुनकर आम जनता भूमि की स्वामी बन सकती थी। टैक्स और मॉर्टगेज डेरिवेटिव हैं क्योंकि वे भूमि से उत्पन्न हैं। आपका बैंकर मॉर्टगेज को डेरिवेटिव नहीं कहेगा, वह कहेगा कि यह भूमि बैंक द्वारा सुरक्षित है। अलग अलग शब्द एक ही अर्थ। तो जब सम्राटों ने समझ लिया कि धन अब भूमि में नहीं बल्कि भूमि द्वारा उत्पन्न डेरिवेटिव्स में है, तो सम्राटों ने बढ़े हुए बिजनेस को संभालने के लिए बैंकों की स्थापना की। भूमि को अब भी रियल एस्टेट कहा जाता है, क्योंकि चाहे आप इसके लिए कितना भी भुगतान कर दें, यह दरअसल आपकी होती ही नहीं है। आज भी यह सम्राटों की ही होती है। आपकी ब्याज दर हकीकत में कितनी है? अमीर डैडी ने अपने चुकाए गए ब्याज के हर दशमलव अंक के लिए जमकर संघर्ष और भाव ताव किया। उन्होंने मुझसे यह सवाल पूछा, जब कोई बैंकर तुमसे कहता है कि तुम्हारी ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है, तो हकीकत में वह कितनी है? मैंने पाया कि अगर अंकों को पढ़ना सीख लेते हैं तो मामला इतना सीधा नहीं होता। मान लें आप $1 का एक मकान खरीदते हैं, उस पर $20,000 नकद भुगतान करते हैं और बाकी बचे $80,000 बैंक से 30% के लिए 30 साल के लिए 8% ब्याज पर लोन लेते हैं। 5 साल में आप बैंक को $35,220 चुकाएंगे। $31,276 ब्याज और $3,944 मूलधन वापसी। अगर आप पूरे 30 साल तक किस्तें चुकाते रहेंगे तो आप कुल मिलाकर $2,11,323 चुकाते हैं, जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल है।
अब इसमें से आप मूल रूप से लिए गए कर्ज यानी $80,000 को घटा दें। आपने तो कुल ब्याज चुकाया है, वह है $1,31,323। एक बार और इस $2,11,323 को प्रॉपर्टी टैक्स और लोन का बीमा शामिल नहीं है। अजीब बात है कि $1,31,323 ब्याज का आंकड़ा $80,000 पर 8% की दर से थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। एक तरह से यह 30 वर्षों में 160% से अधिक ब्याज लगता है। जैसा मैंने कहा, वे आपसे झूठ नहीं बोल रहे, वे तो सिर्फ आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आप दरअसल कभी जान भी नहीं पाएंगे। वैसे अगर आप अपने मकान से खुश हैं तो आपको इसकी परवाह भी नहीं होनी चाहिए, परंतु जाहिर है बैंकिंग उद्योग जानता है कि कुछ सालों में आपके मन में एक नए मकान, बड़े घर, एक छोटे घर, एक वैकेशन हाउस या अपनी मॉर्टगेज को दोबारा फाइनेंस करवाने की इच्छा जागृत होगी। वे यह बात जानते हैं और वे इस अनुमान के आधार पर ही अपनी योजना बनाते हैं। उद्योग का औसत। बैंकिंग उद्योग में किसी मॉर्टगेज की जीवन आशा औसतन 7 वर्ष मानी जाती है। यानी बैंक को यह आशा होती है कि औसत व्यक्ति हर 7 साल में एक नया मकान खरीदेगा या रिफाइनेंस करवाएगा। और इस उदाहरण में इसका अर्थ है कि वे हर 7 साल में अपने मूल $80,000 की वापसी और $43,291 ब्याज की आशा करते हैं और इसीलिए इसे मॉर्टगेज कहा जाता है, जो फ्रेंच शब्द है मार्टिर यानी मृत्यु पर्यंत अनुबंध से उत्पन्न हुआ है। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग कड़ी मेहनत करते रहेंगे, उनकी तनख्वाहें बढ़ती रहेंगी और वे नए मकान खरीदते रहेंगे। नई मॉर्टगेज के साथ इसके अलावा सरकार ज़्यादा महंगे मकान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हुए टैक्स में छूट भी देती है, जिसकी वजह से सरकार ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करती है। और हमें उस बीमा को भी नहीं भूलना चाहिए जो हर मॉर्टगेज कंपनी आपसे वसूल करती है। हर बार जब मैं टेलीविज़न देखता हूँ तो मुझे ऐसे विज्ञापन दिख जाते हैं जिनमें आकर्षक पेशेवर बेसबॉल और फुटबॉल खिलाड़ी मुस्कुराते हुए आपको बताते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से मुक्त होने के लिए बिल कंसोलिडेशन लोन ले लें। इस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्डों के कर्ज से एक झटके में मुक्त हो सकते हैं और हर कम ब्याज दर पर एक नया लोन ले सकते हैं। इसके बाद वे बताते हैं कि ऐसा करना वित्तीय समझदारी क्यों है। बिल कंसोलिडेशन लोन आपके लिए एक स्मार्ट तरीका है, क्योंकि सरकार आपको अपने मकान की मॉर्टगेज पर चुकाए गए ब्याज के भुगतान के लिए टैक्स में छूट देती है। दर्शकों को लगता है कि उन्हें आशा की किरण दिखाई गई और वे दौड़कर अपनी फाइनेंस कंपनी के पास जाते हैं, अपने घर को दोबारा फाइनेंस करवाते हैं, अपने क्रेडिट कार्डों का कर्ज चुकाते हैं और खुद को समझदार मानने लगते हैं। कुछ सप्ताह बाद वे फिर से खरीदारी में जुट जाते हैं। वे एक नई पोशाक देखते हैं, एक नया लॉन मोवर देखते हैं या महसूस करते हैं कि उनके बच्चे को नई साइकिल चाहिए या उन्हें छुट्टियां मनाना जाना चाहिए क्योंकि वे थक गए। अब उनके पास एक साफ सुथरा क्रेडिट कार्ड भी है या उन्हें अचानक अपनी डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिल जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पुराने क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर दिया। उनकी क्रेडिट या साख बहुत अच्छी है, वे अपने बिलों का भुगतान करते हैं, उनका छोटा सा दिल
बल्लियों उछलने लगता है और वे खुद से कहते हैं, चलो भी, मुझे यह सब मिलना चाहिए। मैं हर महीने थोड़ी सी रकम देकर यह सब कुछ चुका सकता हूँ। भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं और साफ सुथरा नया क्रेडिट कार्ड बाहर आ जाता है। जैसा मैंने कहा, जब बैंकर कहते हैं कि आपका मकान संपत्ति है तो वो झूठ नहीं बोल रहे। जब सरकार कर्ज में डूबने के लिए आपको टैक्स में छूट देती है तो यह ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि आपके वित्तीय भविष्य के लिए चिंतित है। सरकार तो अपने वित्तीय भविष्य के लिए चिंतित है। इसीलिए जब आपका बैंकर, अकाउंटेंट, वकील या स्कूल टीचर आपको बताता है कि आपका मकान संपत्ति है तो वह सिर्फ यह कहना भूल जाता है कि यह किसकी संपत्ति है। और बचत क्या है? संपत्ति। और बचत क्या यह संपत्ति है? आपकी बचत दरअसल आपकी संपत्ति है। यह एक अच्छी खबर है, परंतु एक बार फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ही आप पूरी तस्वीर को देख सकते हैं। हालांकि यह सच है कि आपकी बचत संपत्ति है, परंतु जब आप शहर के उस पार बैंक की बैलेंस शीट को देखते हैं तो आपकी बचत वहां दायित्व के रूप में नजर आती है। आपकी बचत और चेकबुक का बैलेंस आपकी संपत्ति के कॉलम में हर प्रकार दिखता है, परंतु आपके बैंक की बैलेंस शीट में आपकी बचत और आपकी चेकबुक का बैलेंस इस प्रकार दिखता है। आपकी बचत और चेकबुक का बैलेंस बैंकों के लिए दायित्व क्यों है? इसलिए क्योंकि उन्हें आपके धन पर आपको ब्याज देना पड़ता है और इसकी सुरक्षा करने में भी धन की ज़रूरत होती है। अगर आप इन ड्राइंग्स और शब्दों के महत्व को समझ लें तो आप यह बेहतर समझ सकेंगे कि धन के खेल के बारे में आँखें क्या नहीं देख सकती। धन बचाने के लिए आपको टैक्स में छूट क्यों नहीं मिलती? अगर आप ध्यान दें तो आपको मकान खरीदने और कर्ज में डूबने के लिए तो टैक्स में छूट मिलती है, परंतु आपको पैसे की बचत करने के लिए टैक्स में छूट नहीं मिलती। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि ऐसा क्यों होता है? मुझे इसका ठीक ठीक जवाब तो नहीं मालूम, परंतु मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि एक बड़ा कारण तो यह है कि आपकी बचत बैंकों के लिए दायित्व है। फिर वे सरकार से ऐसा कानून बनाने को क्यों कहेंगे जो आपको बैंकों में धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करें? वह धन जो उनके लिए एक दायित्व होगा। उन्हें आपकी बचत की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा बैंकों को दरअसल आपकी बचत की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अधिक डिपॉजिट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे धन को कम से कम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप बैंक में $1 का नोट जमा करते हैं तो कानूनन बैंक $10 उधार दे सकता है और केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित रिजर्व लिमिट के आधार पर शायद $20 तक भी। इसका मतलब यह है कि आपका $1 का नोट अचानक $10 या उससे अधिक या इससे अधिक का हो जाता है। यह जादू है। जब मेरे अमीर डैडी ने मुझे यह दिखाया तो मुझे यह विचार बहुत पसंद आया। उस समय मैं जान गया कि मैं स्कूल जाकर बैंकर बनने के बजाय बैंक का मालिक बनना चाहता हूँ। इसके अलावा बैंक आपको उस $1 पर सिर्फ 5% ब्याज देता है। ग्राहक के रूप में आप सुरक्षित अनुभव करते हैं क्योंकि बैंक आपके धन पर कुछ ब्याज तो दे रहा है। बैंक इसे अच्छे ग्राहक संबंध के रूप में देखता है क्योंकि अगर आपने उनकी बैंक में बचत खाता खोल रखा है तो आपको जब उधार की ज़रूरत होगी तो आप उन्हीं के पास आएंगे। वे चाहते हैं कि आप उनसे उधार लें क्योंकि वे तब उधार लिए गए धन पर आपसे 9% या इससे ज़्यादा ब्याज ले सकते हैं, जहां आप अपने $1 पर 5% ब्याज कमाते हैं। वहीं बैंक आपके उस डॉलर द्वारा उत्पन्न $10 के कर्ज पर 9% या इससे ज़्यादा ब्याज वसूलता है। हाल ही में मैं
हाल ही में मुझे एक नया क्रेडिट कार्ड मिला जिसमें 8.9% ब्याज का विज्ञापन दिया गया है। परंतु अगर आप बारीक अक्षरों में लिखी कानूनी शब्दावली को समझते हो तो यह दरअसल 23% था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने उस क्रेडिट कार्ड के 2 टुकड़े करके वापस भिजवा दिया। उन्हें आपकी बचत वैसे भी मिल जाती है। बचत के लिए टैक्स छूट ना मिलने का एक और बहुत स्पष्ट कारण है। अगर आप अंकों को पढ़ते हैं और देख सकते हैं कि कैश फ्लो किस तरह हो रहा है तो आप देखेंगे कि उन्हें आपकी बचत वैसे भी मिल जाएगी। अपनी संपत्ति वाले कॉलम में आप जो धन बचा सकते हैं वह आपके दायित्व वाले कॉलम से मॉर्टगेज पर ब्याज के रूप में जा रहा है और उनके संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ा रहा है। यह कैश फ्लो पैटर्न इस तरह दिखता है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, आय व्यय, आपकी मॉर्टगेज पर ब्याज, बैलेंस शीट, संपत्तियां, दायित्व, आपकी मॉर्टगेज, आपके बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, आय व्यय, बैलेंस शीट, संपत्तियां, दायित्व, आपकी मॉर्टगेज। इसलिए बैंक नहीं चाहते कि सरकार आपको बचत के लिए टैक्स में छूट दे। वे वैसे भी आपकी बचत ले लेंगे कर्ज पर ब्याज के भुगतान के रूप में। राजनेता इस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करते क्योंकि बैंक, बीमा कंपनियां, निर्माण उद्योग और ब्रोकरेज हाउसेज राजनीतिक चुनाव अभियानों में बहुत सा धन देते हैं और राजनेता इस खेल का नाम अच्छी तरह जानते हैं। खेल का नाम 1974 में मेरे अमीर डैडी इसलिए परेशान हो गए थे क्योंकि यह खेल मेरे खिलाफ खेला गया था और मैं यह बात नहीं जानता था। मैंने जब रियल एस्टेट खरीदने में निवेश किया था तब मैं हारने वाली स्थिति में था, परंतु मुझे यकीन दिलाया गया था कि मैं जीतने वाली स्थिति में था। अमीर डैडी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम खेल के मैदान में दाखिल हुए, परंतु चूंकि किसी ने भी तुम्हें यह नहीं बताया कि खेल क्या है, इसलिए तुम हारने वाली टीम में शामिल हो गए। अमीर डैडी ने फिर इस खेल की मूलभूत बातें स्पष्ट की। पूंजीवाद के इस खेल का नाम है कौन किसका कर्जदार है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस खेल को समझ लूं तो मैं बेहतर खिलाड़ी बन जाऊंगा, बजाय ऐसे व्यक्ति के जो इस खेल में बिल्कुल अनाड़ी हो। आप जितने ज़्यादा लोगों के कर्जदार हैं, आप उतने ही ज़्यादा गरीब हैं। अमीर डैडी कहते थे, आप जितने ज़्यादा लोगों के कर्जदार हैं, आप उतने ही ज़्यादा गरीब हैं, और जितने ज़्यादा लोग आपके कर्जदार हैं, आप उतने ही ज़्यादा अमीर हैं। यही इस खेल का सार है। जैसा मैंने कहा, मैंने अपना दिमाग खुला रखने के लिए संघर्ष किया, इसलिए मैं खामोश रहा और उन्हें समझाने दिया। वे ऐसा दुर्भावना से नहीं कर रहे थे, वे तो सिर्फ उस खेल को समझा रहे थे जिसे वे अच्छी तरह से समझते थे। हम सब किसी न किसी के कर्जदार होते हैं। समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब कर्ज संतुलन से बाहर चला जाता है। दुर्भाग्य से इस दुनिया के गरीब लोगों को इस खेल में इधर उधर दौड़ाया जाता है और वे अक्सर कर्ज में बुरी तरह डूब जाते हैं। यह गरीब देशों के बारे में सही है। दुनिया गरीबों, कमज़ोरों, वित्तीय रूप से अज्ञानियों को निचोड़ लेती है। अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो दुनिया आपका सब कुछ ले लेती है, आपका समय, आपका काम, आपका मकान, आपका जीवन, आपका आत्मविश्वास, और फिर अगर आप अनुमति देते हैं तो यह आपकी गर्मियाँ भी छीन लेती है। मैंने यह खेल नहीं बनाया, मैंने नियम भी नहीं बनाए, परंतु मैं इस खेल को समझता हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से खेलता हूँ। मैं तुम्हें इस खेल के बारे में समझाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छी तरह से खेलना सीख लो। फिर जब तुम इस खेल में निपुण हो जाओ तो यह तुम्हारे ऊपर कि अपने ज्ञान का तुम किस प्रकार उपयोग करोगे।
धन कर्ज है। फिर अमीर डैडी ने समझाया कि हमारी मुद्रा एक्टिविटी का नहीं बल्कि कर्ज का साधन है। हर डॉलर नोट पर पहले सोने चांदी की गारंटी होती थी, परंतु अब यह एक IOU है जिसके भुगतान की गारंटी उस देश के करदाता देते हैं। जब तक बाकी दुनिया को यह विश्वास है कि अमेरिकी करदाता काम करेंगे और धन कहे जाने वाले इस IOU के बदले में भुगतान करेंगे, तब तक दुनिया हमारे डॉलर पर विश्वास करेगी। अगर धन का प्रमुख तत्व यानी विश्वास अचानक गायब हो जाए तो अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, और इतिहास में ताश के पत्तों के महल कई बार ढह चुके हैं। जर्मन वीमर सरकार की मुद्रा पार का उदाहरण लें, जिसका वित्तीय विश्व युद्ध के ठीक पहले कोई मूल्य ही न रह गया था। इस बारे में एक कहानी लोकप्रिय है। एक बूढ़ी महिला ब्रेड खरीदने के लिए जर्मनी की मुद्रा यानी मार्क से भरे हुए ठेले को ढकेल कर ले जा रही थी। जब उसने पीठ घुमाई तो किसी ने ठेला चुरा लिया और मूल्य रहित धन के ढेर को सड़क पर ही छोड़ गया। इसलिए अधिकांश धन आज आदेशित धन है, यानी ऐसा धन जो किसी मूर्त चीज जैसे सोने या चांदी में नहीं बदला जा सकता। धन तभी तक काम का है जब तक लोगों को सरकार में विश्वास है, जो इसके भुगतान का आश्वासन देती है। फिएट की अन्य परिभाषा है शक्ति संपन्न आदेश जो पूर्ण सत्यवान व्यक्ति या समूह द्वारा दिया जाता है। शक्ति संपन्न आदेश जो पूर्ण सत्तावान व्यक्ति या समूह द्वारा दिया जाता है। आज की अधिकांश वैश्विक अर्थव्यवस्था कर्ज और विश्वास पर आधारित है। जब तक हम सब एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे और कोई भी मानवीय श्रृंखला को नहीं तोड़ेगा, तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और मैं ठीक शब्द को असुरक्षित, न्यूरोटिक और भावुक अनुभव करने का संक्षिप्त रूप मानता हूँ। कौन किसका कर्जदार है? 1974 में जब मैं यह सीख रहा था कि $56,000 का कांडो या मकान कैसे खरीदा जाए, तो मेरे अमीर डैडी ने मुझे यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सौदे के अनुबंध की शब्दावली कैसी हो। अमीर डैडी ने कहा, इस खेल का नाम है कौन किसका कर्जदार है, और किसी ने तुम्हें कर्जदार बना लिया। या तो उसी तरह है जैसे तुम 10 दोस्तों के साथ डिनर के लिए जाओ, परंतु टॉयलेट से बाहर आने के बाद तुम देखो तो टेबल पर बिल पड़ा हो और तुम्हारे सभी 10 दोस्त चले गए। अगर तुम इस खेल को खेलना चाहते हो तो बेहतर यह होगा कि तुम इस खेल को अच्छी तरह सीख लो, इसके नियमों को जान लो, इसकी भाषा बोलने लगो और यह भी जान लो कि तुम किसके साथ खेल रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम खेल को नहीं खेलोगे, बल्कि खेल तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा। धन्यवाद।